हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सीकर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास और सारे मासेस के बारे में, एटॉमिक नंबर्स के बारे में, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग इससे आगे हमारा चैप्टर बढ़ा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस ईजिली मिलते रहें। ओके, so let's start with the representation of matter. Representation of atom, कि आखिरकार हम लोग एटम को या एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सपोज करो कि हम लोग ये x जो है ये सिंबल ऑफ एलिमेंट है, तो इसके सब स्क्रिप्ट में यानी कि नीचे हम यहाँ लिखते हैं z। z मतलब मैंने बताया था आपको, इट इज एटॉमिक नंबर। और ऊपर लिखते हैं a यानी मैंने बताया था आपको एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सिंबल ऑफ एलिमेंट, और यहाँ आप z लिख दो और यहाँ आप a लिख दो। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि ये सिंबल ऑफ एलिमेंट है, यहाँ आप z लिख दो, यहाँ आप a लिख दो। मत बस इतना जान लो कि हाफ के नीचे आपको एटॉमिक नंबर लिखना है और हाफ के ऊपर आपको एटॉमिक मास लिखना है। बस ऐसा मत लिख देना कोई भी, है ना। ऐसा मत लिख देना कि x ये एटॉम सिंबल ऑफ एटम है और यहाँ z लिख दिया और यहाँ a लिख दिया, है ना। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, है ना। तो हाफ के नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर और हाफ के ऊपर हम लोग लिखते हैं मास नंबर। ओके, जैसे कि मान लो हम कुछ एग्जांपल्स अगर लें, तो जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो वो नीचे लिख दिया। एटॉमिक मास भी 1 होता है तो वो ऊपर लिख दिया। जैसे मान लो हीलियम है, हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो वो नीचे लिख दिया। एटॉमिक मास 4 होता है, वो ऊपर लिख दिया। ओके, और सिंबल क्या होता है, He, तो He बीच में हो गया। जैसे मान लो आपके पास कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, वो नीचे लिख दिया। एटॉमिक मास 12 होता है, वो ऊपर लिख दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो उसमें भी इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंटेशन किए गए होंगे। ओके, तो अगर हम इतना समझ गए हैं तो आप लोग एक चीज़ और ध्यान में रखिए, है ना। ये वैसे तो लास्ट क्लास का पार्ट है, पर इस क्लास में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसे हम लोग बोलते हैं z के बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी z के ही बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों z के बराबर होते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है इन अ न्यूट्रल एटम। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इन अ न्यूट्रल एटम। अगर चार्ज स्पीशीज है तो उसका अलग होगा, वो हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। पर इन अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, और ये दोनों ही z के बराबर होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर के बराबर। ओके, अच्छा, मैंने बताया था कि मास नंबर जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, इसे हम लोग ए बोलते हैं। ए, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ए बोलते हैं। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे ये हो जाएंगे ए माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी ए माइनस जेड, है ना। मतलब क्या, टोटल में से, है ना, हम लोग क्या माइनस कर दें, टोटल में से प्रोटॉन्स को माइनस कर दे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। क्लियर है, टोटल में से प्रोटॉन को माइनस कर दें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो ये तीन चीजें बेटा आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान में रखिएगा। ओके, और यहीं पे मैं लिख देता हूं एटॉमिक नंबर भी। एटॉमिक नंबर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ओके, तो यहां तक तो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। रिप्रेजेंटेशन आप लोग अब सीख गए हो कि रिप्रेजेंट किसी भी एलिमेंट को कैसे करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ सीरीज के बारे में, है ना। सीरीज, सीरीज का मतलब मेरे लिए है यहाँ पे आइसो सीरीज, है ना। आइसो का मतलब क्या होता है बेटा, आइसो का मतलब होता है सेम, है ना। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। और सीरीज का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, है ना। सीरीज का मतलब तो मेरे से ज्यादा अच्छा आप लोग ही जानते होगे, आप ही लोग सिखा दोगे मुझे। तो आइसो सीरीज में जो सबसे पहली सीरीज होती है ना,
जो सबसे फर्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं आइसो सीरीज में, दैट इज आइसोटोप्स। दैट इज आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं थोड़ा सा ध्यान से समझिए, है ना। व्हाट इज आइसोटोप या व्हाट आर आइसोटोप? तो बेसिकली आइसोटोप कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है ना। क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा इसको, है ना, which have same atomic number, but different mass number, है ना। ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसी स्पीशीज जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, इन्हें क्या बोला जाता है, आइसोटोप्स बोला जाता है ना। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे, जैसे कि ए जो होगा ये दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा, और Z जो होगा ये दोनों का क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लो मैं बात करता हूं आपसे कार्बन के बारे में। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कार्बन। अब कार्बन के बारे में अगर हम बात करें तो कार्बन जो है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं बेटा, 3 आइसोटोप्स होते हैं। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है, तीनों का एटॉमिक नंबर जो है वो 666 होता है, लेकिन एक का मास होता है 12, एक का मास होता है 13, एक का मास होता है 14। तो ये तीनों ही जो है ये कार्बन के क्या हैं, आइसोटोप्स हैं। तीनों ही क्या हैं, कार्बन के आइसोटोप्स हैं। जैसे मान लो मैंने बोला ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं और तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी 8, 8 और 8, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है। लेकिन तीनों के मासेस अलग अलग होते हैं, एटॉमिक मासेस अलग अलग होते हैं। तो एक का होता है 16, एक का होता है 17 और एक का होता है 18, है ना। जैसे मान लो मैंने बोला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है H, दूसरा भी H, तीसरा भी H। तो जो H है तीनों का एटॉमिक नंबर तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन मास नंबर एक का होता है 1, एक का होता है 2, एक का होता है 3। हाइड्रोजन की थोड़ी और बात करते हैं। जो H11 वाला हाइड्रोजन है इसको बोला जाता है प्रोटियम, और इसके पास 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो H12 वाला हाइड्रोजन है इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है। और जो H13 वाला हाइड्रोजन है इसको बोलते हैं ट्रीशियम, और इसके पास 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर बराबर होंगे, Z के बराबर होंगे, फर्क आ जाता है न्यूट्रॉन्स में। तो जो H11 वाला हाइड्रोजन है इसको H से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जो H12 वाला हाइड्रोजन है इसे हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो H13 वाला हाइड्रोजन है इसे हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो कभी ऐसा आ जाए D, T, है ना, या H, तो कंफ्यूज नहीं होना, है ना। दीज ऑल आर हाइड्रोजन आइसोटोप। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट टॉपिक कवर हुआ है आइसो सीरीज के अंदर, विच इज आइसोटोप्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के पास बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इस टॉपिक के अंदर, दैट इज आइसोबार्स। आइसोबार्स, है ना। आइसोबार का मतलब क्या होता है ना, ऐसे स्पीशीज जिनका एटॉमिक मास तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। जस्ट उल्टा हो गया, आइसोटोप से जस्ट क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो क्या बोलेंगे, विच हैव सेम मास नंबर, यानी कि A सेम होगा, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी कि Z इनका डिफरेंट होगा, है ना। लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, इनका A जो है वो क्या होता है, सेम होता है, और इनका Z जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। A सेम एंड Z डिफरेंट। तो A सेम और Z डिफरेंट की अगर हम बात करें तो क्या बोल सकते हैं, जैसे देखो, जैसे मान लो मेरे पास आर्गन है,
तो आर्गन और एक और है आपके पास कैल्शियम, आर्गन एंड कैल्शियम। तो अगर आर्गन और कैल्शियम की अगर हम बात करें तो इन दोनों का ही जो मास है वो 40-40 होता है बेटा, अप्रोक्सीमेटली 40-40 होता है। ए क्या है, दोनों का सेम, लेकिन इसका Z होता है 18 और इसका Z होता है 20, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स, दे बोथ आर आइसोबार्स। ठीक है, जैसे मान लो अगर एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, जैसे मान लो मेरे पास है Fe, है ना, Fe यानी आयरन, है ना, और एक आपके पास है निकल, Ni यानी निकल। तो ये दोनों का ही मास अप्रोक्सीमेटली 58-58 आता है ना, 58-58, लेकिन ये होता है 26 और ये होता है 27। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर क्या है, सेम है, तो उसे बोलते हैं हम लोग आइसोबार्स। ओके, चलो, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, अब आइसोटोन्स में क्या होता है ना, आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं बेसिकली, है ना, विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स तो ना ही ए होते हैं और ना ही जेड होते हैं, तो इसका ए भी क्या होता है, डिफरेंट, जेड भी क्या होगा, डिफरेंट, लेकिन न्यूट्रॉन्स मतलब ए माइनस जेड, ए माइनस जेड का जो डिफरेंस है वो इनमें क्या होता है, सेम होता है। ए माइनस जेड का डिफरेंस सेम होगा, ए और जेड का डिफरेंस सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास में सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम ले यहाँ पे, तो सपोज कि आपके पास एक एलिमेंट है कार्बन 613, ओके 613, और एक है आपके पास नाइट्रोजन 714। तो इन दोनों में अगर आप न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे तो न्यूट्रॉन मतलब क्या होता है, ए माइनस जेड। तो कार्बन 613 के लिए ए कितना हो गया 13 और जेड कितना हो गया 6, तो ए माइनस जेड कितना आया, ए माइनस जेड आया आपके पास 7, और यहां पर 14 माइनस 7, अब ए माइनस जेड कितना आया 7। तो ए माइनस जेड का अगर डिफरेंस सेम है तो दे बोथ आर आइसोटोन्स, दे बोथ आर आइसोटोन्स। एक और एग्जांपल लेते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास है सिलिकन, सिलिकन होता है 1430, 14 एटॉमिक नंबर और 30 मास नंबर। एक मान लो आपके पास है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस होता है 1531, ओके। तो यहां पर ए माइनस जेड करोगे तो 30 माइनस 14, 13 माइनस 14 यानी कितना आया, ये आया आपके पास 16, और यहां पर 31 माइनस 15, ये भी कितना है आपके पास 16। तो a माइनस जेड का डिफरेंस दोनों में ही क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने तीन टॉपिक्स पढ़ लिए इस सीरीज में, आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। क्या क्या पढ़ लिया है भाई हमने, हमने पढ़ लिया है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, वी हैव स्टडीड आइसोटोप्स, उसके बाद हमने पढ़ा आइसोबार्स, फिर हमने पढ़ा आइसोटोन्स। अब एकदम ध्यान से समझना मेरी बात को, फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा है इसमें मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकंड वाले में मैंने बोला मास, है ना, मास को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ए से, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा मैंने क्या बोला, न्यूट्रॉन्स, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, अब याद करने में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं जिससे आप लोग को इजीली याद हो जाएगा और कभी कंफ्यूजन होगा भी नहीं। आइसोटोप्स में पी आता है तो प्रोटॉन सेम होंगे, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर। आइसोबार में ए आता है तो एटॉमिक मास सेम होगा, ए यानी एटॉमिक मास।
और आइसोटोन्स में n आता है तो न्यूट्रॉन सेम होंगे, n यानी न्यूट्रॉन। तो आइसोटोप्स में Z सेम, आइसोबार में A सेम और आइसोटोन्स में A माइनस Z का डिफरेंस सेम। ओके, तो ये इजीली हमको ये तीन चीजें याद रह सकती हैं, तो इतना आप लोगों को याद रखना है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम लोग इसके आगे भी कुछ सीरीजेज हैं, है ना, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज जो है आपकी इसके अंदर फोर्थ, वो है आइसो इलेक्ट्रॉन, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉन्स। अब आइसो इलेक्ट्रॉन्स में बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि एटम्स हो या मॉलिक्यूल हो या आयन हो, बस इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए, है ना। इसका एटम एटम से लेना देना नहीं है, इसका एटम मॉलिक्यूल से लेना देना नहीं है, इसमें एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे आयन हो, सब में इलेक्ट्रॉन्स बराबर होना चाहिए ना। तो क्या बोला जा सकता है कि चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो या चाहे आयन हो, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए इसमें, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, तो हम लोग, हमारे पास एक है Na प्लस और एक है हमारे पास Ne यानी नियॉन। ओके, तो Na प्लस और नियॉन की अगर हम बात करें तो Na प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। तो Na प्लस में मतलब प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देना, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना। अगर +2 लिखा है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देना, -2 लिखा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, है ना। इस तरीके से आयन क्रिएट होता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 -1, क्योंकि एक चला गया, +1 मतलब एक चला गया, और इसमें तो होते ही 10 हैं, मतलब 11 - 1 भी तो 10 ही हुआ। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स दोनों में है, तो दे बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दे बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। चलो अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लो O है, तो O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, तो 2 और आ गए, -2 मतलब 2 और आ गए, 10 हो गए। चलो जैसे मान लो N है, नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 3 और आ गए, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग उसको बोलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लो आपके पास है फ्लोरीन, तो इसमें एक और आ गया, 10 हो गए। जैसे नियॉन, तो इसमें तो एक भी नहीं आएगा, 10 के 10 ही रहते हैं। जैसे मान लो आपके पास है Na, इसमें 11 होते हैं, एक चला गया, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला Mg, तो इसमें 12 होते हैं तो 2 चले गए। जैसे मैंने बोला NH3, तो एक N में 7 होते हैं और तीनों हाइड्रोजन में एक एक हो जाएगा, तो इसमें भी 10 हो गए। तो कायदे से देखा जाए तो ये तीन सभी जितने भी स्पीशीज दिए गए हैं, इन सब में, इसमें क्या बोलोगे आप लोग, 8 + 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 + 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 9 + 1, इसमें 10 ही होते हैं, इसमें 11 - 1, इसमें 12 - 2 और इसमें 7 + 3, 7 नाइट्रोजन में और 3 हाइड्रोजन में मिला के। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन तो सब में कितने हो रहे हैं, 10-10 ही हो रहे हैं, है ना। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स अगर देखोगे बेटा, तो सब में कितने हो रहे हैं, 10-10 ही हो रहे हैं। तो मतलब जिसमें भी इलेक्ट्रॉन बराबर हो वो सभी क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब तुम इसमें देख सकते हो कि जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो कैटायन, वो एनायंस हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायंस हैं, जो न्यूट्रल है ये एटम है, और जो एक से ज्यादा एटम है जिसमें, वो मॉलिक्यूल है। तो चाहे एटम हो, चाहे कैटायन हो, चाहे एनायन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो इतनी बात मेरे हिसाब से आपको इजीली समझ में आ जानी चाहिए कि क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉन और क्या होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की इसी सीरीज के अंदर। तो इसी सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसो डायफर, है ना, आइसो डायफर्स। अब आइसो डायफर बेसिकली क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझो, है ना। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस सेम होता है। क्या सेम होता है, ना ही ए सेम होगा, ना ही जेड सेम होगा, ना ही न्यूट्रॉन सेम होंगे, ना ही प्रोटॉन सेम होंगे, है ना। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस सेम होता है ना। चलो एक एग्जांपल लेके समझेंगे अपन, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या बोला जाएगा, सेम डिफरेंस, सेम डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ neutrons and number of protons
है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है, यानी n माइनस पी का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ना ही n सेम होंगे, ना ही p सेम होगा, ना ही a सेम होगा, ना ही z सेम होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे तो इजीली समझ में आएगा, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं इसमें लेता हूं तो मान लो आपके पास एक है बोरॉन, बोरॉन होता है आपका 511, और एक हम लोग ले लेते हैं कार्बन का सेकेंड आइसोटोप यानी C6 और 13 ऊपर, इन आइसोटोपिक ले लिया अपन, आइसोटोपिक कार्बन ले लिया। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, तो 5 इसमें होंगे और 6 इसमें, एटॉमिक नंबर के बराबर। प्रोटॉन कितने होंगे, तो भाई 5 इसमें होंगे और 6 इसमें होंगे, है ना, प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो a माइनस जेड, ए है 11, z है 5, तो a माइनस जेड करोगे तो आ गया 6, और इसका a माइनस जेड करोगे तो वो आ गया 7, है ना। 13 माइनस 6 करोगे तो कितना आ गया 7। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, ध्यान से समझो, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1। तो ये डिफरेंस जो है ये सेम होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं आइसोडाइफर्स, है ना। आईआईटी जेई के सिलेबस में है ये, बोर्ड वगैरह में इतना नहीं पूछा जाता, आईआईटी जेई के सिलेबस में ये है। तो आप लोगों को तो आना चाहिए, क्योंकि आप लोग जेई की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इतना तो आना चाहिए, है ना। सेकंड, अगर इसी में अगर मैं मान के चलूँ कि सेकंड एग्जांपल मान लो एक और ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, जैसे मान लो आपके पास है नाइट्रोजन का सेकंड आइसोटोप जो कि 715 होता है, और एक अपने पास है फ्लोरीन, फ्लोरीन यानी होता है 9 और 19। ओके, तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर तो 7 7 7 और 9, यहाँ पर भी 7 और 9। न्यूट्रॉन मतलब 15 माइनस 7, ए माइनस जेड, 15 माइनस 7 करोगे तो आ जाएगा 8, और यहाँ पर 19 माइनस 9 करोगे तो आ जाएगा 10। तो ए माइनस जेड नहीं देखना है आपको, देखना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। तो ये दोनों डिफरेंस जो है वो क्या आने चाहिए, सेम। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के आइसोडाइफर्स। ओके, तो आइसोडाइफर्स आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका आइसोस्टर्स। ओके, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट इज योर आइसोस्टर्स। अब आइसोस्टर्स क्या होता है बेटा, ध्यान से समझिएगा, है ना। ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं आइसोस्टर्स। तब बोलते हैं जब उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम हो। मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन और एटम सेम हो जाए, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पर एक डेफिनेशन तो लिख ही लेते हैं। हम लोग इसको बोलते हैं इट इज मॉलिक्यूल विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से समझना बेटा मेरी बात को, है ना। जैसे मान लो आपके पास में एग्जाम्पल अगर हम ले, सबसे पहला तो एक मॉलिक्यूल है आपके पास CO2 और एक मॉलिक्यूल है आपके पास N2O। अब आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोस्टर्स हैं। तो आप लोग सबसे पहले इसमें क्या चेक करोगे, इसमें एटम्स चेक करो। तो CO2 में टोटल एटम्स कितने हैं, तो आप बोलोगे भाई एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, यानी टोटल 3 एटम है। और N2O में टोटल एटम कितने हैं, तो दो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, टोटल 3 एटम है। मतलब एटम सेम है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एटम सेम है। दूसरी कंडीशन, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी देखो, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8। पर एक और ऑक्सीजन है तो हो गए 8। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो आप बोलोगे 22। ओके, N2O में आते हैं, नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, एक और नाइट्रोजन है 7 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन है तो 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल ऐड करोगे तो कितना आएगा, 22। तो अगर एटम भी बराबर हो, इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो,
तो ऐसी स्पीशीज को बोला जाता है आइसोस्टर्स, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम चेक कर रहे हैं CO2 और H2O में, तो पहले इसके एटम्स चेक करो। तो एटम्स कितने हैं फर्स्ट वाले में? 3 एटम, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 3 एटम। H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 3 एटम, मतलब एटम तो बराबर है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन चेक करोगे तो CO2 के तो भी चेक कर रहे थे, 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक हाइड्रोजन में एक होता है, तो 2 हाइड्रोजन में हो गए 2, 1 + 1, और ऑक्सीजन में हो गए 8, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर 10। तो इलेक्ट्रॉन दोनों जगह बराबर नहीं है, तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि जहां दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं वो दोनों तो आइसोस्टर्स हैं, लेकिन जहां नहीं होती वो दोनों आइसोस्टर नहीं है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना कि एटम और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हो तभी हम लोग उसमें उसे क्या बोलते हैं? आइसोस्टर्स। ओके, तो इतनी बात तो अपन लोग को भाई क्लियर हो गई, है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोग को होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग इसमें चेक करके मुझे कमेंट में बताइएगा, है ना, कि क्या ये दोनों आइसोस्टर्स हैं या नहीं है। जैसे एक मॉलिक्यूल है आपके पास OF2 और दूसरा मॉलिक्यूल है आपके पास HClO, है ना, HClO। तो क्या ये दोनों आइसोस्टर्स हैं या नहीं है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, है ना। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो जल्दी से बताइए पहले आप लोग कि इन दोनों में से क्या ये दोनों आइसोस्टर्स हैं या नहीं है ना। तो आप लोग अपनी आइसो सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और सारे सिंबल्स याद कर लीजिए, किस किस एलिमेंट का क्या क्या सिंबल होता है। और याद रहे कि अप टू, है ना, अगर मैं आपको यहीं पे बताऊं तो आप लोग घर पर क्या करेंगे, आप लोग घर पर एलिमेंट जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में, है ना, 1 to 30 तक सारे एलिमेंट्स आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं सीक्वेंस वाइज। उनका आपको एटॉमिक मास याद करना है ना, उनका एटॉमिक मास या मास नंबर जो भी आप चाहो बोल सकते हो उसको, उसका ए याद करना है, उसका आपको एटॉमिक नंबर याद करना है ना। 1 to 30 तक आपको इतना याद करके रखना है, तब जाके हम आगे चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इतना ज़रूर याद कर लें, तब जाके हमें इसके आगे का चैप्टर अब अच्छे से समझ में आएगा और मज़ा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में। तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं एक्चुअल मोल कंसेप्ट कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पर उसके पहले हमें इतना नॉलेज आना चाहिए कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, है ना, और इनको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है ना, और बाकी और भी सारी चीज़ें, है ना। तो इसके बाद हम लोग वो सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, पर अभी आप लोगों का होमवर्क इतना है कि प्लीज़ आप लोग 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स याद कर लीजिए। जब हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ेंगे तब तो मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद करा दूंगा, बाय हार्ट लर्न करा दूंगा, पर अभी आप लोग को 30 तक विथ डेटा याद रखना है कि किसका, जैसे मैंने बोलिया कि फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस के लिए आपको मुंह ज़बानी याद होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग एफर्ट लगाइए, याद करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसके बाद हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।